हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जय हिंद। चलिए, कैसे हैं आप लोग? चलो, तो स्ट्रेट लाइन हम पढ़ रहे थे और स्ट्रेट लाइन में हमने जो पढ़ लिया था वो है क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ लिया था और फिर सेंट्रॉइड के बारे में पढ़ लिया था हमने। आज हम पढ़ेंगे आर्थो सेंटर के बारे में। इसके बाद लंब केंद्र, आर्थो सेंटर के बारे में। अ, क्या स्क्रीन सही दिख रही है आपको? कोई दिक्कत है क्या? मतलब बोर्ड सही दिख रहा है? बफरिंग हो रही है, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि फेस भी सही से नहीं दिख रहा होगा आपको। बफरिंग। ठीक है, अब ठीक होगा। अब ठीक है। ठीक है, एक मिनट, बस एक मिनट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्थो सेंटर क्या है? अच्छा, ये कल तुम लोग एक बात बताओ, टेलीग्राम में ऐड होके यही सब बातें करते हो क्या? बताओ, बच्चे बताओ। मैंने कल देखा, कल चैट देखी, तो उसमें कह रहे थे कि मैथ वाले सर मेंटल हैं क्या? ऐसी शब्दावली इस्तेमाल करते हो कुछ लोग, जो बच्चे होंगे। अब कुछ जिसने भी इस्तेमाल की है, मतलब अच्छा लगता है ये सब? मान लो, कई बार होता है कि आपको किसी की शक्ल अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, पर ऐसे ये बोलना कि मेंटल है या इस तरह की चीजें अच्छा ना लगता है यार। ऐसा मतलब
सामूहिक बेइज्जती करते हो। अच्छा लगता है ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म पर। मान लो गुस्सा है कोई तो अंदर रखना चाहिए, ऐसे बोलना कि मेंटल है, इस तरह की चीजें अच्छी लगती हैं। मतलब कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो आप मेंटल हो गया आदमी। वो स्टेप क्या था, मतलब आप, कई बार क्या होता है मैं देखता हूं बच्चों को कि जो स्टेप किया गया है ना वो खुद नहीं सोचेंगे। जैसे मान लो कि कभी 2+3+7 लिखा है ना, तो आप 3 2 5 12 लिख दिया ना, तो वो ये नहीं सोचेंगे कि हम खुद कर लें। वो सोचेंगे टीचर भी ये बताए उनको कि ये 12 कैसे आया हुआ है। 2+3 5 हुआ होगा और 5+7 12 हुआ होगा, तो ऐसे 12 आया होगा। वो इसकी भी अपेक्षा रखते हैं। मतलब आप इतने बड़े हो चुके हो, ठीक है, आप क्या चौथी क्लास की मैथ तो पढ़ने आए नहीं हो बेटा, ठीक है। जब तक आप ये समझोगे नहीं कि आपके अंदर ये कमी है, कि आपको ये चीजें आनी चाहिए, तब तक आप इसे दूर नहीं करोगे। हमेशा कहता हूं जब तक आदमी को अपनी कमी नहीं पता चलेगी वो दूर नहीं करेगी। यदि आप, आपकी इस स्टेज पर यदि कैलकुलेशन प्रॉब्लम है तो वो बिग प्रॉब्लम है, वो बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। यदि आपको चीजों को ऐड करने नहीं आता, जैसे मान लीजिए कि यहां पर -a+b(x) है, फिर यहां पर आपको ऐसे -b+c(x) है और -c+ax है। यदि ऐसी चीजें आपको ये समझ में नहीं आ रही हैं कि ये भाई, ठीक है, -ax यहां पर भी है, ठीक है, तो देखिए ध्यान से। अब यहां पर यदि स्टेप है तो आपको यह समझना है कि किसी -ax यहां पर है, -ax यहां पर है, तो -2 बन जाएगा। ए bx यहां पर भी, bx यहां पर ही है तो +b बन जाएगा, और -cx यहां -cx है तो +c बन जाएगा और x हो जाएगा। कम से कम ये स्टेप को आपको फिर से ये कहो कि आपको एक एक करके दिखाया जाए। मतलब इतने बड़े तो हो गए हो आप कि ये सब चीजें आनी चाहिए। अब कोई ये बच्चा कहेगा कि आपको तो पैसा दिया है, आप पढ़ाइए ना ये, ठीक है, आप तो कुछ तो यही कहते हैं कुछ कुछ कि अरे क्यों नहीं पढ़ाओगे, बेसिक से पढ़ाना है। तो फिर वही बात है कि फिर आप अपनी कमजोरियों पर पर्दा डाल रहे हो। इसका मतलब ये हो गया कि आप फिर से क्या कर रहे हो, अपनी कमजोरियों पर पर्दा डाल रहे हो। यदि ये मिस्टेक आपसे हो, ये चीज नहीं समझ में आ रही है, तो आपको ये सोचने की जरूरत है कि आप क्यों नहीं आ रही है इतनी छोटी छोटी चीजें। क्योंकि इतनी छोटी चीजें यदि आपको लिखी हुई समझ में नहीं आ रही है, इसका तो मतलब दूसरा यही बनता है कि आप, इसका मतलब तो यही बनता है कि आप खुद कर ही नहीं पाओगे। और फिर आप एग्जाम के, आपके अंदर जो स्पीड होगी, जो स्पीड होगी वो आपकी तो जीरो है, इसका मतलब है फिर एग्जाम में तो आप कभी क्वेश्चंस कर ही नहीं सकते। अब जब तक कि आपको कोई कमी बताएगा नहीं, लोग आपको केवल चढ़ा के रखते हैं। लोग क्या करते हैं गणित में, आपके टीचर क्या करते हैं, आपको चढ़ा के रखते हैं। वो हमेशा आपको जैसे चढ़ा के रखेंगे, कैसा लगेगा, तुम सब लोग, पूरी दुनिया के लोग एनडीए रिटर्न निकाल लेंगे, ठीक है। पूरे इंडिया के सब जितने बच्चे भरते हैं सब निकाल देंगे। क्या जाता है किसी का, कोई नहीं निकालता। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि ये सब कमियां हैं, आपको ये दूर करनी है, ठीक है। कम से कम यदि इतनी चीज आप नहीं समझ सकते हो तो फिर आप एग्जाम कैसे दोगे। वहां की आपकी स्पीड तो, आप तो 10 क्वेश्चन में पूरे 1.5 घंटे का समय निकाल दोगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आपकी ये छोटी छोटी कमियां हैं जो उस पर आपको काम करना है, ठीक है। मतलब आप इतनी छोटी छोटी चीज यदि नहीं समझ पाते हो यार, तो फिर आप क्वेश्चन को रट रहे हो। आप जब ये स्टेप लिखा है तो आपको खुद सोचना है कि यार ये कैसे ये बना होगा, न कि टीचर से पूछ लो ये चीज कि यार कैसे बन गया। आप खुद कोशिश करिए इस चीज की, ठीक है। लेकिन कुछ लोग कोशिश नहीं करते हैं और वो फिर उनको ऐसे लोग पसंद आते हैं जो कह दें कि यार बेटा आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। फिर आपको ऐसे लोग अच्छे लगेंगे, आराम से हो जाएगा। मुझे पता नहीं वो आराम क्या होता है कि इतना आराम से कैसे कोई सिलेक्शन बोल सकता है, ठीक है। तो इस तरह के थोड़ी शब्दावली का प्रयोग करिए, अच्छा करिए, क्योंकि ये यदि मेरे लिए पर्टिकुलर है तो फिर वो ठीक है। आपकी, आपका किसी का गुस्सा होगा वो ठीक है, लेकिन ये आपकी आदत है तो फिर ये खराब है, ठीक है। क्योंकि डिफेंस में खासकर
भाई आप कोई और नौकरी करने जाते तो कोई दिक्कत नहीं है, पर डिफेंस में खासकर आपको जो एक मैनर होता है ना, वो आपको सिखाया जाता है। ठीक है। और डिफेंस एस्पिरेंट के पास मैनर नहीं है तो यार किसके पास मैनर होगा, क्योंकि यहां पर तो आपको मैनर ही सिखाया जाता है। ठीक है। एक सिस्टमैटिक ढंग से, मतलब एक पर्सनैलिटी जो किसी की बेहतर होती है तो वो एक डिफेंस पे जो जाता है, क्योंकि वो डेडिकेटेड रहता है, उसके अंदर पंक्चुअलिटी होती है, उसके अंदर ऑनेस्टी होती है। मतलब ऐसा नहीं कि बाकी लोगों में नहीं होती है, लेकिन मतलब इस डिफेंस एस्पिरेंट में ये चीजें ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बाकी आपकी इच्छा है, इसमें कुछ जाएगा नहीं किसी का। ठीक है। मेरा कुछ नहीं जाता, मैं तो आपको ऐसे ही बता रहा हूं, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। तुमसे पहले भी लोग आए हैं, वो भी उल्टा पुल्टा कुछ बच्चे बोल देते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको ये थोड़ा शिष्टाचार कम से कम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऐसे बोलकर अपनी इमेज नहीं खराब करनी है। ठीक है। मुझे ये नहीं पता है कि किसने बोला, क्योंकि मैं नाम देखने की जरूरत नहीं समझा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। पर क्या अच्छा लगता है ये सब चीजें करना। ठीक है। आपको देखो, किसी को नहीं पसंद है, मुझे ये भी मालूम है कि सबको नहीं पसंद आएगा मेरी पढ़ाई। कुछ लोगों को नहीं आएगी। ठीक है। कुछ लोगों को दूसरे लोग पसंद आएंगे, क्योंकि पसंद वो आपकी ना किस पर होता है, आपकी सोच पर होता है। यदि आपको नहीं पढ़ना है, मतलब आपको पढ़ने का ज्यादा मन नहीं है, तो फिर मेरी बातें कभी अच्छी नहीं लगेगी आपको, क्योंकि मैं बिना पढ़े मैं कभी कहता ही नहीं किसी का सिलेक्शन होगा। जब तक आप 5-6 घंटे नहीं दोगे, फिर आप सिलेक्शन भूल जाइए। लेकिन कुछ बच्चों को यह लगता है कि किसी अध्यापक या किसी और से पढ़कर कोई ऐसी ट्रिक मुझे बता देगा जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर वो जो आपको ऐसा बोल रहा है वो भी आपको बेवकूफ बना रहा है, और आप तो बन ही रहे हो। ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये कतई आप ये भूल जाइए अपने दिमाग में कि कोई अध्यापक आपका सिलेक्शन करा देगा। ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जिस दिन ये निकाल दोगे, उस दिन आप मेहनत करोगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। और नहीं निकालोगे तो फिर आप अंधकार में जियोगे। ठीक है। किसी का नहीं हुआ बेटा, कोई ये कह दे कि मैं 1-1 घंटे पढ़ के सिलेक्शन हो जाता हूं, चाहे वो किसी भी अध्यापक से पढ़ रहा हो, मुझे बताया कोई किसी का सिलेक्शन हो जाए, नहीं होगा सिलेक्शन। ये चीजें ध्यान रखिएगा। ओके। चलो, आर्थो सेंटर की हम बात करें, लंब केंद्र की बात करें, तो क्या होता है। जैसे ये एबीसी ट्राइंगल है, एबीसी क्या है, ट्राइंगल है। वो ठीक है, वो आपकी इच्छा है। मुझे पता है कि मैं सबको नहीं बदल सकता, लेकिन जो समझदार है वो बदल जाएगा। ठीक है। मेहनत करना सीखिए, नहीं तो फिर इस अध्यापक ने हमें इंपॉर्टेंट बता देंगे, इस अध्यापक पेपर लीक कर दा, इसी में रह जाओगे आप जीवन भर, और पेपर निकालने वाला निकाल लेगा। ठीक है। ठीक है। ये मेरे टैलेंटेड हैं अध्यापक, ये बहुत ब्रिलियंट हैं, ये जो पढ़ाएंगे वही पेपर में आएगा। इस तरह की बेकार की चीजें अच्छे लोग नहीं करते हैं। अच्छे लोगों की खासियत होती है, वो टीचर की बात मानते हैं, लेकिन अपने से भी वो उतने ही डेडिकेटेड रहते हैं। ठीक है। ओके भाई, मार्केट में आप सामान लेने जाओगे तो कौन कहेगा मेरा सामान बेकार है, वो तो कहेगा अच्छा है ना, इसी कर लो बस हो जाएगा काम। लेकिन इसका मतलब आपको खुद का भी अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए। ठीक है। खुद की, जब तक मैंने कहा ना, खुद आप डेडिकेटेड नहीं रहोगे अपने सिलेक्शन के प्रति, तब तक कुछ नहीं होगा। तो चलिए, जैसे एबीसी क्या है, ट्राइंगल है, और मैंने कहा भाई आर्थो सेंटर क्या होता है, तो देखो यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, ये एक परपेंडिकुलर हो गया, यहां से एक परपेंडिकुलर हो गया, यहां से एक परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, ठीक है। एक मिनट बेटा रुक जाओ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, या फिर परपेंडिकुलर्स बोल सकते हो, परपेंडिकुलर। हिंदी में बोले तो लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु, लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु, लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु, आर्थो सेंटर।
लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु। ठीक है, तो मतलब जहां से परपेंडिकुलर, जैसे आपने कोई एक ट्रायंगल लिया और वहां से क्या किया आपने, एक परपेंडिकुलर किया। ठीक है, यहां से एक परपेंडिकुलर डाला और ये यहां से परपेंडिकुलर डाला, यहां से इस पर परपेंडिकुलर यहां डाला, जो यहां पर जहां पर मिलती हैं यही आपका क्या होता है, क्या होता है, आर्थो सेंटर। यही क्या होता है आपका, आर्थो सेंटर, लंब केंद्र। अच्छा, अब मान लो यदि हमसे क्वेश्चन पूछता है कि यार आर्थो सेंटर बताइए, तो हमें क्या क्या गिवन होना चाहिए, लाइंस की इक्वेशन गिवन होनी चाहिए। तो अभी इस पर मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा जब तक मैं लाइन की इक्वेशन आपको नहीं दूंगा। ठीक है, अभी बस केवल आप डिफिनीशन याद रखिए, समझ रहे हो, अभी केवल डिफिनीशन याद रखिए। अभी इस पर क्वेश्चन कराना मुश्किल है क्योंकि उसके लिए दो लाइंस चाहिए होती है। अभी लाइन के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, बस आपको डिफिनीशन के तौर पर याद रखना है कि परपेंडिकुलर्स जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या हो जाता है, आर्थो सेंटर हो जाता है, लंब केंद्र हो जाता है। एक केस में बता दे रहा हूं, जब राइट एंगल ट्राइंगल की बात होती है, इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, इन केस ऑफ राइट एंगल, इन केस ऑफ राइट एंगल, समकोण त्रिभुज के संदर्भ में बात करूं मैं, समकोण त्रिभुज में यदि राइट एंगल ट्राइंगल है तो फिर जहां पर 90 डिग्री होगा, जैसे मान लीजिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, यदि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, तो फिर इस समय जो बी होगा वही आपका आर्थो सेंटर होगा। वही क्या होगा, आर्थो सेंटर होगा। वही क्या होगा, आर्थो सेंटर होगा। ठीक है, अब एक बच्चा ये सपोज कर रहा है इसमें कि सर ये तो सेंट्रॉइड है। अब वो पता क्या सोच रहा है, वो फिगर को सोच रहा है। वो कह रहा है कि यार सेंट्रॉइड भी तो ऐसे ही बना था। मैथमेटिक्स में फिगर का कोई रोल नहीं होता है। ये फिगर मैंने क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसे बनाया है, इसीलिए आपको ये लग रहा होगा कि एक सेंट्रॉइड है। तो ये लग रहा है, कुछ नहीं होता है, आप डिफिनीशन पर जाइए। ठीक है, क्योंकि मैं ट्रायंगल ऐसा बना दूंगा तो अब आपको एक परपेंडिकुलर या एक सॉरी एक परपेंडिकुलर आपको यहां दिखेगा, दूसरा परपेंडिकुलर यहां दिख सकता है और तीसरा परपेंडिकुलर आपको यहां दिख सकता है। तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा, आर्थो सेंटर हो जाएगा। पर ये सेंट्रॉइड नहीं होने वाला। फिर वही बात, सेंट्रॉइड भी ये था, तुम यार डिफिनीशन पर करो ना, आप डिफिनीशन पर जाओ ना। डिफिनीशन कहती है, आप क्या जा रहे हो, स्ट्रक्चर पर जा रहे हो कि यार पीछे वाला भी तो स्ट्रक्चर ऐसे ही बना था। क्योंकि बेटा वो ट्राइंगल मैंने दोनों एक ही जैसा बनाया है, इसीलिए जो आपको परपेंडिकुलर लाइन दिख रही है वो सीधे आपकी मीडियन जैसी नजर आ रही है, दोनों एक ही जैसी लग रही है। पर इस केस में देखो, परपेंडिकुलर यहां होगा और मीडियन कहां होगा, मीडियन आपका यहां कहीं होगा, यहां पर। तो सेंट्रॉइड फिर इस पिंक वाली लाइन पर कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, तो अलग अलग होता है क्योंकि ये आपको स्ट्रक्चर ऐसा, जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज जैसा। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि ये सब चीजें सेम होती हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। आप कॉन्सेप्ट पर जाइए ना, आप किस पर जा रहे हो, आप जा रहे हो स्ट्रक्चर पर, स्ट्रक्चर पर नहीं जाते मैथ्स में। ठीक है, ओके, जब तक आपको राइट एंगल ना बोले वो राइट एंगल नहीं है, देखने में नहीं होता है कुछ भी कि देखने में कैसा लग रहा है। तो जहां पर एल्टीट्यूड आपस में मिलते हैं वो हो जाता है आपका आर्थो सेंटर। अब हम बात करें, ठीक है, कल क्लास के बारे में बताता हूं बेटा मैं सोच के भी। और आर्थो सेंटर की बात करें, यदि हम राइट एंगल ट्राइंगल में आर्थो सेंटर की बात करें, ठीक है, तो ओ ओ से हम डिनोट करेंगे, यहां पर ओ कर बी नहीं कर देते हैं, ओ कर देते हैं, ओ आपका आर्थो सेंटर कर देते हैं। यदि राइट एंगल ट्राइंगल की बात करो, अच्छा ये तो मैं बी इसके लिए इस्तेमाल किया था, सॉरी, ये ठीक है, वैसे ये ओ बोल गया। तो यदि राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो आपका बी जो होगा वो आर्थो सेंटर होगा, मतलब जहां पर 90 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए, ये तो आर्थो सेंटर हो गया।
अब आप समझते हैं हम इन सेंटर। अंतः केंद्र। इन सेंटर क्या होता है? तो देखिएगा इन सेंटर क्या होता है। जैसे कि आपके पास एक ट्रायंगल है, यहां से मैंने एक एंगल बाई सेक्टर निकाला, यहां से मैंने एक एंगल बाई सेक्टर निकाला, और यहां से मैंने एक एंगल बाई सेक्टर निकाला। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाई सेक्टर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाई सेक्टर्स, कोण समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु, कोण समद्विभाजकों का, समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु। कोण समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, जैसे ये देखिए आपके पास ए है बी है, अब यहां पर आपने एंगल बाइसेक्टर निकाला। ठीक है, यहां पर एंगल बाइसेक्टर निकाला आपने, एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन, तो ये जो आई बना वो आपका बन गया इन सेंटर बन गया। ठीक है, बाकी हम सर्कल वर्कल कैसे बनता है इसके अंदर वो हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में पढ़ लेंगे, अभी ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है, मैं सीधा ये पढ़ना है कि ठीक है कि इन सेंटर क्या होता है। तो एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कोण समद्विभाजक रेखा यदि खींचते हैं, जैसे इस ये जो बी वाला जो कोई ना कोई एंगल होगा, बी को दो पार्ट में डिवाइड करते वाले एक लाइन खींचे, वैसे ए को दो पार्ट में, ए एंगल को दो पार्ट में, वैसे ही सी एंगल को दो पार्ट में, तो वो कहीं ना कहीं जाकर मिलेंगी, उसे बोलते हैं इन सेंटर। अब इन सेंटर निकालने का फॉर्मूला होता है x1 y1 यदि आपको गिवन है, b आपको x2 y2 गिवन है, c आपको x3 y3 गिवन है। तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए होता है, कैपिटल ए के सामने क्या होता है स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने क्या होता है स्मॉल बी, और कैपिटल सी के सामने होता है स्मॉल सी, कैपिटल सी के सामने क्या होता है स्मॉल सी। ठीक है, अब आपको इन सेंटर निकालना है, तो यदि आपने स्मॉल ए लिया है तो सामने वाला एक्स कोऑर्डिनेट लोगे, स्मॉल बी लिया है तो सामने वाला एक्स कोऑर्डिनेट लोगे, यदि ये सी लिया है तो इसके सामने वाला एक्स कोऑर्डिनेट लोगे, अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। फिर आपने क्या लिया है सर, सेंट्रॉइड में मीडियन लंब नहीं होगा ना बेटा, कुछ स्पेशल केस में होता है, सब में नहीं होता है। ठीक है, मीडियन परपेंडिकुलर भी हो सकती है लेकिन वो इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है, सब में नहीं होता है। ठीक है, आप क्या सोचते हो पता, आप मैथमेटिक्स को कैसे देखते हो कि स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है, वो मत देखा करो आप। ठीक है, मीडियन हमेशा जरूरी नहीं कि वो होगी। अब बताइए इस ट्रायंगल में तो आपको शायद लग रहा हो कि मीडियन जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी, लेकिन क्या आप बताइए इस ट्रायंगल में आपको कभी लगेगा कि मीडियन परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर यहां होगा और मीडियन कहीं जाकर यहां होगी, तो वो तो ट्रायंगल के हिसाब से लगता है। ठीक है, तो अब देखिए आपको सिमिलरली ए x1 था तो ए y1 हो जाएगा, बी y2 हो जाएगा, सी y3 हो जाएगा, अपॉन ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा इन सेंटर। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? अरे नहीं आती तो सीख लो यार, अब ABCD आता है ना, सीख लो, समय है 6-7 महीने बाद तो एग्जाम ही है, 5-6 महीने बाद। ठीक है, सीख लो, मेहनत करना तो जानोगे तब तो होगा, खाली डायलॉग बाजी में सब याद रखते हो कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है वो, लेकिन जब करने की बात आती है तो कुछ भी नहीं। इसीलिए कहता हूं कि जब गाना से मोटिवेट होगे तो यही वाली हालत होगी आपकी। अपने अंदर लेकर आओ चीजों को, अपने अंदर जज्बा लेकर आओ, गाना सुन के बैकग्राउंड म्यूजिक सुन के मत मोटिवेट हुआ करो, अपने अंदर जज्बा पैदा करो, अपने अंदर जुनून पैदा करो। जब तक वो नहीं पैदा होगा कि गाना साना सुन के कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अंदर लेकर आओ, फिर मेहनत खुद ऑटोमेटिक आप करने लगोगे।
तो इन सेंटर समझ में आ गया, कैपिटल ए समझ में आ गया कि क्या है। कैपिटल ए मतलब जो भी, देखो ये 3 साइड है, ऐसे जरूरी नहीं कि आप कैपिटल ए से ही याद रखो, 3 साइड्स हैं। तो जैसे ये वाली साइड ले रहे हो तो इसके सामने वाला एक्स कोऑर्डिनेट लोगे, प्लस ये साइड ले रहे हो तो इसके सामने वाला एक्स कोऑर्डिनेट, प्लस ये वाली साइड ले रहे हो तो इसके सामने वाला एक्स कोऑर्डिनेट, प्लस अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ये चीज हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट के लिए भी यही करना है, आपका ये इन सेंटर आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सरकम सेंटर के बारे में, जिसे बोलते हैं परिकेंद्र। क्या बोलते हैं? परिकेंद्र। सरकम सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। आर्थो सेंटर बताएंगे, क्योंकि अभी मैं आपको आर्थो सेंटर नहीं बता सकता आपको, क्योंकि आर्थो सेंटर के लिए आपको लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। अभी ना तो मैंने लाइन बताया, ना तो उस पर मैं अभी क्वेश्चन करा सकता हूं आपको, उस पर क्वेश्चन अभी नहीं करा सकता जब तक मैं लाइन वाइन आपको नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, सरकम सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजकों का लंब समद्विभाजक, जो रेखा लंब भी हो और समद्विभाजक भी हो, लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु। प्रतिच्छेदन बिंदु। जैसे देखो यहां पर ध्यान से कि जैसे कि मान लो एक ट्रायंगल बना हुआ है और यहां पर आपने क्या दिया? परपेंडिकुलर भी है ये और बाइसेक्टर भी है। यहां से आपने क्या किया? एक ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। यहां से आपने एक लिया, ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। ऐसी को यहां पर हमने सरकम सेंटर को क्या किया? सी से डिनोट किया। सरकम सेंटर को किससे डिनोट किया? सी से। ठीक है, अब मैं उस ट्राइंगल का नाम दे रहा हूं एबीसी। तो सरकम सेंटर क्या होता है? ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जो ये लंब है और समद्विभाजक भी है। लंब समद्विभाजक मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब आपस में मिलती हैं तो वो पॉइंट आपका कहलाता है सरकम सेंटर। और सरकम सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे तीनों वर्टेक्स की दूरी क्या होती है? सेम होती है। अच्छा, सी सी लेने में थोड़ा सा भले प्रॉब्लम नजर आएगी आपको। ट्राइंगल का नाम मैं चेंज कर देता हूं, पी क्यू आर कर देता हूं। ट्राइंगल का नाम कर देता हूं पी क्यू आर। ठीक है, तो जो सीपी होगा वो सी क्यू होगा, वही सी आर होगा। समझ रहे हो? सरकम सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जिसकी सभी वर्टेक्स से दूरी क्या होती है? सेम होती है। सभी शीर्ष से दूरी क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? ओके, मैं जितना बता रहा हूं उतना पढ़ो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। क्वेश्चन में दिमाग लगाया करो ज्यादा। सोचने के लिए क्वेश्चन बहुत है, उनमें सोचिए। आप एक्स्ट्रा बेकार की चीजें सोचने लगते हो। ठीक है, तो सरकम सेंटर क्या हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक का प्रतिच्छेदन बिंदु हो जाएगा। ठीक है, और सरकम सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे तीनों वर्टेक्स की क्या होती है? दूरी सेम होती है। तीनों शीर्ष की दूरी क्या होती है? सेम होती है। सरकम सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है। ठीक है, अब एक चीज देखिए ध्यान से, और इसी को रेडियस मानकर एक सर्कल खींच देते हैं। इसी को रेडियस मानकर एक सर्कल खींच देते हैं, वो जो तीनों से होकर जाता है, तीनों वर्टेक्स से होकर जाता है। अब सर्कम सेंटर कुछ केसेस में, जैसे इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज में क्या होता है? समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनिस का मिड पॉइंट होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक ये ट्राइंगल मिल गया ए बी सी। इस केस में जब ये 90 डिग्री है बी, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस केस में जो सरकम सेंटर होगा,
सी जो होगा वो मिड पॉइंट ऑफ एसी होगा, मिड पॉइंट ऑफ एसी, एसी का मध्य बिंदु, मतलब जो कर्ण बन रहा होगा, जो हाइपोटेनस होगा उसका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। याद रखिएगा जब ट्राइंगल आपको क्या नजर आ जाए, सर ट्राइंगल आपको क्या राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ जाए, तो जो आपका हाइपोटेनस होगा, जो कर्ण होगा, उसका मध्य बिंदु आप निकालोगे, मिड पॉइंट निकालोगे सरकम सेंटर। ठीक है, मिड पॉइंट निकालोगे आप सरकम सेंटर। और आप केस याद करिए इसमें, ये सब पता है कई बच्चे नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, अरे क्वेश्चन लगाएंगे, फिर वही बात। आप टीचर आपसे कहता है कि जब इतना पढ़ोगे तभी तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे, लेकिन कुछ बच्चों को पढ़ना ही नहीं होता है, फिर भी वो अपेक्षा करते हैं कि वो उन्हें समझ में आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा समझ में, फिर आप ही बेहतर तो जानते नहीं हो। आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही बेटा, ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि बिना पढ़े आप सिलेक्शन चाहते हो तो ये गलत चीज है, नहीं होगा सिलेक्शन। आप केवल पढ़ लोगे, ठीक है, पर आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखना है कि जितना मैं बता रहा हूं उतना आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा, इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज में, सॉरी समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में सब चीजें क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, यदि एक ट्राइंगल एबीसी ले लिया हमने, ठीक है, ये ट्राइंगल एबीसी क्या है, इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल है, तो इस केस में आप चाहे सेंट्रॉइड निकालिए, चाहे आप आर्थो सेंटर निकालिए, चाहे आप सरकम सेंटर निकालिए, चाहे आप क्या इन सेंटर निकालिए, ये सारी क्वांटिटी क्या होती है, सेम होती है। ये सारी क्वांटिटी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ये क्या होती है, सेम होती है। समझ में आ रही बात, ये क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। चलिए बाकी इसकी और प्रॉपर्टी हैं, वो मैं क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से ही बाकी प्रॉपर्टी को मैं समझाऊंगा। अभी फिलहाल मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो जनरल इक्वेशन एक बार बता देता हूं। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, जनरल इक्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, रेखा का व्यापक समीकरण, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। और ये आपको लाइन, जब लाइन से मैं पहले आपको पढ़ाऊंगा वो सब ठीक है। जब राइट एंगल सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करेंगे तो चाहे आप सेंट्रॉइड निकालिए, चाहे आर्थो सेंटर निकालिए, चाहे सरकम सेंटर निकालिए, इन सेंटर निकालिए, सब एक ही पॉइंट होंगे। ये सब क्या होंगे, एक ही पॉइंट होंगे। ठीक है, अब जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन की मैं बात करूं तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, और ए और बी में से कम से कम एक, कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। कम से कम एक क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। कम से कम एक क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये याद रखिएगा। रेखा का व्यापक समीकरण क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक है, जल्दी बोलो। इतनी बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत? जनरल इक्वेशन देखो, दोनों में से कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए। यदि दोनों जीरो हो गए तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी, यदि दोनों जीरो हो गए तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी।
समझ रहे हो बात को? चलिए अब हम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन करते हैं और फिर चीजें सीखेंगे, कुछ टॉपिक भी सीखेंगे। जल्दी जल्दी इन क्वेश्चन को करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कल तो इस पर मैंने करवाया भी था एक क्वेश्चन। एक्स का मान चाहिए जिसके लिए ये ए पॉइंट है और आपका बी पॉइंट क्या है 3,2। इसके जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है 5 के बराबर। ये जो दूरी है वो कितनी है 5 के बराबर है। तो आपको क्या करना है एक्स का मान बताना है। तो कोई बात नहीं, 5 बराबर हम कर देते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 -2 का होल स्क्वायर। बताइए कितना आएगा 25 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस का 9, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और 9 9 18 -7 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस एक्स माइनस 7 बराबर 0। एक्स बराबर 7 हो जाएगा और एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस। 2 पॉइंट कैसे आए थे ये मैंने कल आपको बताया था, जल्दी बताइए। अरे बेटा ये नहीं आया क्या मतलब याद करना है। जैसे एप्पल मतलब सेब बोलते हैं ना, वैसे ही ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 को जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन बोलते हैं। बस जैसे एप्पल मतलब सेब बोलते हैं, वैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 को जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन बोलते हैं। तो जब एप्पल मतलब सेब याद कर सकते हो तो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होता है, इसको भी याद कर लीजिए। तो इसमें समझ में क्या नहीं आया बताओ ये, ठीक है। चलिए इसको करिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 6,3। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। ठीक है, आपको उस बिंदु के क्या चाहिए, निर्देशांक चाहिए जो 6,3 और -4,5 को, ठीक है, इंटरनली इंटरनली 3:2 कर रहा है और एक्सटर्नली कर रहा है। तो पहले इंटरनली वाला निकाल लो। इंटरनली यदि 3:2 में कर रहा है, यदि इंटरनली 3:2 में कर रहा है तो वो पॉइंट क्या मिलेगा 3 इंटू -4 2 इंटू 6 अपॉन 3 + 2, 3 इंटू 5 2 इंटू 3 अपॉन 3 + 2 5 हो गया। और यदि एक्सटर्नली कर रहा है तो माइनस हो जाएगा इसी में बीच में, यहां क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा बस। 2 इंटू 6 अपॉन 3 - 2, 3 इंटू 5 -2 इंटू 3 अपॉन 3 - 2, यही आ जाएगा। बताइए, सुन लिया प्रिया जी, देख सुन लिया मैंने बात, ठीक है। तो आप एक्सटर्नली इंटरनली का फॉर्मूला तो पता ही है। यदि आप 3 ले रहे हो तो इसका मल्टीप्लाई करोगे, 2 ले रहे हो तो इसका मल्टीप्लाई अपॉन 3 + 2, 3 ले रहे हो इसका मल्टीप्लाई, 2 ले रहे हो तो इसका मल्टीप्लाई अपॉन 3 + 2। ये इंटरनली का हो गया और वो एक्सटर्नली का हो गया। बस फॉर्मूला लगाना था। मैं आशा करता हूं कल का लेक्चर आप देख कर आए होगे। सबने देखा है कल का लेक्चर कि नहीं? एक ये भी बड़ी समस्या है कि सारे लेक्चर्स देखते नहीं हो तुम लोग। यार फिर वही बात है, सब अपनी मर्जी से पढ़ाई करते हो। अब मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? ठीक है, आप डॉक्टर के पास गए और उसने आपको दवाइयां दी कि यार एक गोली सुबह खानी है, गोली शाम को खानी है, फिर ये दोपहर में खानी है। तुम क्या कर रहे हो, जब मर्जी तब दवाई खा ले रहे हो। ठीक है, कभी सुबह वाली छोड़ दी, कभी शाम वाली छोड़ दी, कभी तो फिर सही हो गए? नहीं सही हो गए। वैसे यहां पर है, यदि आप, ठीक है, जैसे डॉक्टर की आप पूरी बात नहीं मानोगे। जैसे मान लो उसने कहा कि यार तुम्हारा लीवर खराब हो गया और किसी से बोला कि यार तुम्हें ज्यादा मसालेदार चीज नहीं खानी, और तुम जाकर रोज चाउमीन और ये डोसा और चिक्कन उक्कन उड़ा रहे हो खूब, तो फिर सही होगी तबीयत तुम्हारी? नहीं सही होगी। वैसे ही जब तक आप टीचर की बात नहीं मानोगे तब तक नहीं आपका सही होगा कुछ भी। आप अपने अनुसार करते रहिए, ठीक है, कुछ नहीं होगा। तो ये चीज जरूरी है, सारे लेक्चर्स अटेंड किया करो। तो ऐसा है तो फिर आपको इसमें कोई समस्या नहीं होने वाली।
चलिए अब आइए यहां पर द 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। 3 वर्टिसेस एक पैरेललोग्राम की हैं, एक ऑर्डर में ली जा रही हैं। ठीक है, वो क्या है, -1,0 है, 3,1 है और 2,2 है। और आपको क्या चाहिए, चौथा वर्टेक्स चाहिए। ठीक है, चौथा वर्टेक्स चाहिए। तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। तो a + 3/2, ठीक है, और b + 1/2 बराबर -1 + 2/2 और 0 + 2/2। अब इसमें बड़ा खुश हो जाते हो आप जब इसको शॉर्टकट कहा जाता है, कि आपको पता है क्योंकि इसको बराबर करना है तो क्या कहा जाता है शॉर्टकट, कि यदि a निकालना है तो इन दोनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़ दीजिए और सामने इस वाले को घटा दीजिए। अरे वो तो यार हमें खुद ही देखने में लग रहा है, कौन सी बड़ी बात है कि इन दोनों को x कोऑर्डिनेट को जोड़ दीजिए, इसको घटा दीजिए, वो तो ऑटोमेटिक दिख ही रहा है, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ा ना है, निकल जाएगा ये। तो इस तरह के शॉर्टकट तो फर्जी से होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, आपको भी दिख जाएगा सेकंडों में ये ऐसे ही होगा, इसको अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बताओ जल्दी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, नहीं 0, नहीं, क्या आएगा, -2, कितना आएगा, -2,1। क्या आ रहा है बताओ जल्दी से, ये भी कट जाएगा। क्या आएगा जल्दी बताओ, जल्दी बताइए कितना आएगा। भाई 3 वर्टेक्स दिए थे आपको, चौथा वर्टेक्स चाहिए था। अब देखो इसमें भी कंफ्यूज है कैसे आया, मैं आपको बता चुका हूं कि ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं तो भैया ये वाली क्वांटिटी दोनों मिड पॉइंट तो सेम ही है ना, इसका मिड पॉइंट जो आएगा और इसका जो मिड पॉइंट आएगा वो सेम ही है ना। ठीक है, तुम लोग खुद कुछ नहीं करने, बस तुम्हें सब कुछ लिखा हुआ चाहिए। ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं, तो a + 3 बराबर -1 + 2 होगा, तो a + 3 बराबर -1 + 2 1 हो गया, तो a बराबर 1 - 3 हो गया, तो a बराबर -2 हो गया। अब ये वाला इसके बराबर होगा, मतलब b + 1/2, 0 + 2/2 के हो गया, 2 से 2 कट गया, b + 1 हो गया, 2 के बराबर b हो गया, 2 - 1 के बराबर तो b हो गया 1 के बराबर। यार इतना तो मतलब ये सब बता चुका हूं मैं कि ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं, इक्वल करके निकाल लो। ठीक है, मतलब ये सब चीजें आपको पूछनी पड़ रही है, मतलब आप सोचिएगा कुछ बच्चों को। ठीक है, इसका मतलब आप पहले से चीजों को सही से अटेंड करते नहीं आए हो। ठीक है, कि ये चीज इसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी नहीं। अब इस तरह से आप सोचो लिखना पड़ेगा, तो आप सोचिए बड़ा अजीब सा लगेगा नहीं। ठीक है, चलिए अब एक कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए अच्छे से। थोड़ा सा अपनी ना ये जो इतनी प्रॉब्लम्स है ना बेटा, ये बेसिक्स, इसको क्लियर करने का प्रयास करिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यदि आपका फोकस नहीं होगा तो आपका अप्रैल आ जाएगा और यही आपकी स्पीड रहेगी कैलकुलेशन की, और फिर एग्जाम के लिए ये अच्छा नहीं है। इसलिए जरूरी है कि आपको ये पहले ही अपनी एक बहुत बड़ी कमी के तौर पर आपको ये अपने दिमाग में रखना है कि यार ये मेरा वीक है। और जब तक आपके ये दिमाग में नहीं रहेगा, जब तक ये उड़ते रहोगे कि यार मैं ये फालतू बातें करते, मैं उखाड़ दूंगा पेपर, ऐसे उड़ा दूंगा पेपर, आग लगा दूंगा, तब तक आप कभी भी अच्छी पढ़ाई नहीं करोगे। तो आप ये समझिए, जिनको ये समस्या आ रही है इतनी, उनको जरूरत है तो अपनी कैलकुलेशन पर काम करने की। ठीक है, और नहीं काम करोगे तो दिक्कत होगी। ये चलिए, ठीक है, मेरा काम है आपकी कमियों को बताना। ठीक है, आपको चने की झाड़ पर चढ़ाना नहीं। ठीक है, कि कमियों को बताना तभी उस पर काम करोगे। आप चने की झाड़ पर चढ़ा दूंगा फायदा क्या है। ठीक है, एग्जाम के दिन गिर जाओगे उससे। कॉन्सेप्ट क्या है कि देखिए, ये आपके पास, इस पर आपके एग्जाम में इस बार क्वेश्चन भी आया था कि x1 y1 पॉइंट है
और x2y2 पॉइंट है, ठीक है। कोई भी लाइन है, वो आपकी लाइन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है। कोई भी लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, ठीक है। तो वो किस रेशियो में डिवाइड कर रही होगी? देखो, जैसे मान लो कि ये दो पॉइंट थे, उनको मिलाने वाली ये लाइन है, और मैंने कोई एक लाइन लाई और ऐसे काट दिया, तो ये किसी न किसी रेशियो में तो डिवाइड कर रही होगी। और मान लीजिए कि वो m रेशियो n में डिवाइड कर रही है, तो ये m रेशियो n क्या हो गया, माइनस का ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी, ठीक है, अपॉन ax2 प्लस बी वाई टू प्लस सी, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूं, ये बहुत मतलब हमेशा मैंने आपको बताया है। अब इस पर 20 बार मैं चिल्लाऊं कि ये शॉर्टकट है, 20 बार चिल्लाना पड़ेगा तुम्हारे लिए, तो तब खुश हो जाओगे, अरे आज शॉर्टकट मिल गया। मैं कतई पसंद नहीं करता हूं कि मैं इसे शॉर्टकट का नाम दूं। ये एक रिजल्ट है, आप किसी भी अच्छी बुक्स को पढ़ोगे ना, उसमें आपको ये दिखेगा। आप अच्छी बुक्स पढ़िए, आपको वो रिजल्ट दिखेगा। ये वो रिजल्ट के तौर पर इसका डेरिवेशन भी किया गया है वहां पर, तो एक रिजल्ट के तौर पर इसे याद रखिएगा, ना कि बार बार इसे शॉर्टकट बोलिए, ठीक है। कि आपको समझ लीजिए कि आपको आ जाएगा। मैं तरीका भी बता दूंगा आपको बेटा, कि जैसे x1 y1 पॉइंट है और ये x2 y2 पॉइंट है, इन दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, इन दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को कोई भी दूसरी लाइन किसी न रेशियो में डिवाइड कर रही होगी, ठीक है। m बाई n किसी न किसी रेशियो में डिवाइड कर रही होगी। वो रेशियो कैसे मिलता है, तो आप क्या करिए, माइनस साइन लगाइए, ये वाला कोऑर्डिनेट आप इस लाइन में इतने में डाल दीजिए, ये वाला कोऑर्डिनेट आप उठाकर इस लाइन में डाल दीजिए, ठीक है, और ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब चीजें याद रखिएगा कि यदि m बाई n की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो डिवीजन जो होगा वो इंटरनली डिवाइड कर रही होगी। अब एक बच्चा मुझे पता है क्या पूछेगा, इंटरनली डिवाइड कर रही होगी वो लाइन, अंतःविभाजन, अंतःविभाजन। और m बाई n यदि नेगेटिव होगा तो वो एक्सटर्नल डिवीजन होगा। क्या होगा? एक्सटर्नल डिवीजन होगा बेटा, बाह्य विभाजन होगा। क्या होगा? बाह्य विभाजन, ठीक है। अब एक बच्चा के दिमाग में आएगा ना, कहेगा कि सर ये तो निगेटिव होगा। कह रहा सर जेई की मैथ्स की बुक में जो रिजल्ट थे वही वाईटी पर देख रहे थे, और एक एक कोई था जो कह रहा था कि मैंने बनाया। आप, मैं बता दे रहा हूं रिजल्ट कहां पर ज्यादा दिए गए हैं, मैं आपके बुक का नाम बता दे रहा हूं, वहां से रिजल्ट को लिया जाता है, ठीक है। अरिहंत की बुक आती है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। अरिहंत की बुक आती है जेई के लिए, ठीक है। अलग अलग राइटिंग अलजेब्रा की अलग आती है, उसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स दिए गए हैं रिजल्ट के तौर पर, या फिर शॉर्टकट्स दिए गए वहीं से उठाए जाते हैं, ठीक है। दिक्कत ये नहीं कि वहां से उठाए जाते हैं, अच्छी बात है यार, बुक्स को ही तो पढ़ते हैं हम, तो बुक्स को ही तो पढ़ते हैं, बिना बुक्स के पढ़ के तो न तो मैं टीचर बना हूं ना आप सेलेक्ट होगे, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। पर ये क्रिएट करना कि चीजें बड़ी आसान है, सब चीज आसानी से हो जाएंगी, ये कॉन्फिडेंस नहीं देना होता, ये बेवकूफ बनाना होता है कि आप चीजों को इतना आसान दिखा दो कि ऐसा लगे कि यार बच्चा सोचे और यार हमारे टीचर तो बड़े खतरनाक हैं। तो इतना आसान नहीं है, कठिन कुछ नहीं है, विश्वास जरूरी है, लेकिन यह समझना कि इंडिया को हराने के लिए अरे ऐसे ही थोड़ा मोड़ा क्रिकेट खेलना आना चाहिए और इंडियन टीम को हरा देंगे, तो फिर ये कॉन्फिडेंस नहीं हुआ, इसे बेवकूफी बोलते हैं। तो किसी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर लेंगे, अरे इतना कर लो आसानी से हो जाएगा, ये कॉन्फिडेंस नहीं बताता, ये बेवकूफपन होता है, ठीक है। क्योंकि जो बच्चे मेहनती होते हैं वो ये जानते हैं यार कि हम 4 घंटा भी पढ़ रहे हैं ना, तो यार ज्यादा पढ़े, हो सकता है हमसे ज्यादा कोई नंबर ला ले,
कट ऑफ हम क्यों चेक करते हैं? हम दूसरे पर डिपेंड करते हैं ना कि और लोग कितने नंबर पा रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप ये सोचिए कि बोलने वाला तो उसके लिए बोलने वाला तो 50,000 लोगों को बोल देगा कि यार चिंता मत करो, ये करोगे तो एनडीए निकल जाएगा। लेकिन आपको सोचना है कि भैया 50,000 को तो नहीं निकलना है, तो आपको मेहनत करनी है। बस सिंपल सी ये साधारण सी डिफिनीशन है। तो अरिहंत की बुक से आपको बहुत सारे रिजल्ट मिल जाएंगे वहां पर। और भी बहुत सारी बुक्स है जहां पर इस तरह के ये छोटे मोटे जो शॉर्टकट्स आते हैं सब लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए मैं बात कर लेता हूं कि दूसरा तरीका क्या है इसको समझने का। लेकिन आप बुक्स पढ़िएगा मत, ठीक है? ये कतई ये बुक्स मत पढ़िएगा आप, कतई मैं आपको फिर से आगाह करता हूं, ये बुक मत पढ़िएगा कोई भी। ठीक है, आप जेई की तैयारी नहीं कर रहे हो, ठीक है? आप पीवाईक्यू लगाइए, मैं जितना डीपीपी देता हूं वो लगाइए, अभी फिलहाल के लिए इतना ही लगाइए, ठीक है? उसके बाद आखिरी के समय में जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो हम और चर्चाएं करेंगे टॉपिक पर, ठीक है? पहले इतना ही लगाइए, इतना बहुत है, इतने में ही आप हालत खराब हो जाएगी आपकी। चलिए अच्छा, फिर मैं एक क्वेश्चन करता हूं और फिर मैं आपको एक तरीका भी बताऊंगा इसको कैसे करते हैं, ठीक है? फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग दिस। पढ़ो एक बार क्वेश्चन को। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग ए 1,2 और बी -3,4, ठीक है, इज डिवाइडेड बाई द लाइन x प्लस वाई प्लस 5 बराबर 0, इज डिवाइडेड बाई द लाइन x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, ठीक है? समझ रहे हो? x प्लस वाई प्लस माइनस 5 बराबर 0। ए क्या अब भी कि जब तक सिलेबस नहीं खत्म होता आप इतना करो, यदि लगता है कोई इससे ज्यादा कर लेता है तो फिर और डीपीपी दे दूंगा मैं, ठीक है? तो देखो ए 1,2 है, बी क्या है -3,4 है। इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, मुझे नहीं पता कि ये इंटरनल है कि एक्सटर्नल, मैंने तो रफ डायग्राम बनाया है, ठीक है? पर हमें पता है कि ये जो रेशियो होता है, ठीक है, मैं एक रफ डायग्राम था इसलिए मुझे नहीं पता है क्या आएगा, बस मुझे पता है कि ये पता करना है तो आपको माइनस लगाना है और इस लाइन में पहले ये वाला डालना है पॉइंट 1+2 -5, और दोबारा क्या डालना है, ये वाला पॉइंट उठा के डालना है। यही तो मैंने बताया है पीछे, ठीक है? तो कितना आ जाएगा ये बताओ, ये कितनी आ जाएगी क्वांटिटी? 2+1 3, 3 - 5 ये हो जाएगा 2, और 4 - 5 3 8 हो जाएगा -4, तो शायद आ जाएगा 1:-2। तो ये एक्सटर्नल डिवीजन होगा, क्योंकि m/n क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा। ये क्या कर रहा होगा, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है? हम्म, ठीक है, तो एक्सटर्नली डिवीजन होगा। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार आया भी था, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया भी था कि एम, ये पूछा गया था कि भाई ए रेशियो क्या होगा, तो आप जाके एक बार लगा लीजिएगा, ठीक है? एक्सटर्नल डिवीजन होगा, तो ये डायरेक्ट आपको करना है, रिजल्ट का इस्तेमाल करना है, ठीक है? चलिए अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है? एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या करना है, ABC, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए आपके पास ये x1 y1 कोऑर्डिनेट है, x2 y2 कोऑर्डिनेट है, और C क्या है, x3 y3 कोऑर्डिनेट है, और आपको क्या बताना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सर y1 का मान 2 है, आप -2 लिए हैं, एक मिनट, कहाँ लिया यार मैंने?
कहाँ -2 लिया मैंने? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया जो निकलेगा वो निकलेगा हाफ, ये मैग्नीट्यूड है, याद रखिएगा मैग्नीट्यूड है, और ये डिटर्मिनेंट है। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, डिटर्मिनेंट बंद। अंदर वाला डिटर्मिनेंट है और बाहर वाला क्या है? मॉड है। बाहर वाला मॉड है, अंदर वाला क्या है? डिटर्मिनेंट है। बाहर वाला क्या है? मॉड है। बाहर वाला क्या है? आपका मॉड है। ठीक है, तो एरिया आपके पास ये हो गया। ठीक, एक और फॉर्मूला है एरिया का बेटा, एरिया का और एक फॉर्मूला है मॉड ऑफ हाफ। ठीक है, हाफ ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3। फिर देखो ऐसा लिख लिया, x1 के बाद क्या आता है? x2, y2 के बाद क्या आता है? y3, y3 के बाद क्या आता है? y1, फिर x3, y3 के बाद आता है y1, y1 के बाद क्या आता है? y2। अब ये भी फॉर्मूला याद कर सकते हो। ठीक है, ठीक सर, -2 बाई -4 होगा उसका, 1 मिनट बेटा। -2 बाई -4 कैसे होगा? 2 + 1 3 होगा, 3 में से 5 गया, -2 होगा, और -2 और माइनस प्लस 2 नहीं हो जाएगा? एनएसजी, एनएसजी, हाँ एनएसजी, नीतीश यादव, यादव जी, क्या प्रॉब्लम बेटा? सही तो है, क्या दिक्कत है? आप सही हो गया आपका कि अभी भी दिक्कत है? ठीक है, दोनों एक ही फॉर्मूले हैं। ठीक है, आप जिसका भी इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला है, ये मॉड है, ये याद रखिएगा। ये बाहर वाला क्या है? ये मॉड है। ठीक है, चलिएगा एक क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक, तो देखो, if the coordinates of 2 points A and B are 3, 4, if coordinate of 2 points 3, 4 और 5, -2 है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ए और बी, ए है और ये आपका क्या है? बी है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट पी। ठीक है, इफ पी ए बराबर पी बी और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी जो है वो 10 है। एक आपको पी पॉइंट बताना है। कंडीशन क्या है कि एक तो पी ए बराबर पी बी है, यदि मैं इसको एक्स वाई मान लूं। ठीक है, एक पॉइंट पी बताना है जिसमें पी ए बराबर पी बी है। पहली बात तो पी ए बराबर पी बी है, और दूसरी चीज क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी वो क्या है? 10 के बराबर है। तो आपको क्या बताना है? पी पॉइंट बताना है। ठीक है, ठीक है, तो देखो पी पॉइंट बताना है तो पी को एक्स वाई मान लिया। तो पहली चीज इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि ये पी ए बराबर पी बी है। तो एक तो आपने कर लिया, ठीक है, कि पी ए बराबर पी बी कर दिया। तो पी ए कितना आएगा? x-3 का स्क्वायर। देखो ये पी ए कितना आएगा? x-3 का स्क्वायर प्लस y-4 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट होगा, लेकिन क्योंकि दोनों साइड अंडर रूट होगा तो अंडर रूट हटा देंगे, क्योंकि पी ए बराबर पी बी है तो पी ए स्क्वायर भी पी बी स्क्वायर के बराबर होगा, तो अंडर रूट गायब हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? x-5 का स्क्वायर प्लस y+2 का होल स्क्वायर। अब मेरी बात सुनिएगा, अब यहां पर एक कॉन्सेप्चुअल ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ये है कि ऑप्शन में यदि P दिया गया है, ऑब्वियसली यार P पूछा है तो यदि ऑप्शन होता तो P दिया होता, तो P को क्या करते आप इसमें रख के चेक कर लेते। यदि केवल एक ही P इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ऑटोमेटिक वही केवल आंसर होता, बाकी आपको करने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात समझ में आई आपको?
तो यदि ऑप्शन आपको पी दिया गया है और पी आपने क्या किया, इसमें रखा एक्स वाई की जगह, और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यदि एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई होता है तो फिर वही हमारा आंसर हो जाएगा, आगे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। और यदि नहीं होता है फिर तो मान लो दो हो जाते हैं, फिर तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहां से देखिए क्या रिजल्ट आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 10x, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये माइनस 10x और ये हो जाएगा 4x माइनस का 12y। ठीक है, और 16 9 25, 25 तो खत्म हो गया, ये -4 बराबर 0। यदि मैं सही हूं, क्या बताऊं, क्या मैं सही हूं कि एक इक्वेशन आपकी ये बनकर आएगी x माइनस 3y माइनस 1 बराबर 0, एक इक्वेशन तो आपकी ये आएगी। दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल से आएगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल से आएगी। तो दूसरी इक्वेशन के लिए क्या करोगे आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ, पहले तो ये मैग्नीट्यूड रखिए, हाफ x1 y1 1 3 4 1, ठीक है 3 4 1, और क्या है 5 माइनस 2 1, 5 माइनस 2 1 और x y 1, और ये वैल्यू जो है वो 10 के बराबर है, क्या है 10 के बराबर है। तो एक एक्स वाई इक्वेशन यहां से आपको देखने को मिलेगी, एक एक्स वाई इक्वेशन आपको यहां से देखने को मिलेगी, दोनों को सॉल्व कर लिए। देखिए मेरी बात समझिए, यही तो प्रॉब्लम होती, जैसे मान लीजिए कि एक बच्चे के पास यहां ये क्वेश्चन आया, अब ये बताइए तुम्हें कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन को अप्रोच करे कि ना करे, ये बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ मुझे। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये क्वेश्चन आया, अब आपको सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन को हमें लीव करने आना चाहिए, ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि कौन सा क्वेश्चन हमें आएगा कौन सा नहीं आएगा। देखिए अब ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, अब सोचिए क्वेश्चन जब लंबा हो रहा है, अब मान लो कि आपने सही जज नहीं किया इस क्वेश्चन को और आप करते जा रहे हो नहीं आया, तो 2 मिनट 1 मिनट 1.5 मिनट जितना लगेगा बर्बाद हो जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए, कम से कम बिलीव होना चाहिए कि हमारा आ जाएगा। वो कैसे बिलीव होगा, जब आप कोई दूर तक सोचोगे। अब मैंने क्या सोचा कि यार पीए बराबर पीबी है, जब हम पीए बराबर पीबी करेंगे तो पक्का एक्स वाई में एक इक्वेशन मिल जाएगी, एक बात तो मैंने ये सोच ली। दूसरी सोच ली एक बार एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला लगाऊंगा, वहां से पीए बराबर वहां से एक एक्स वाई में इक्वेशन आ जाएगी, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई निकल आएगा। ये सोचा, फिर मैंने अप्रोच किया, चलो ठीक है ये करूंगा तो पक्का आंसर आ जाएगा मेरा, नहीं तो फिर अब आगे बढ़ जाते हैं, दूसरा क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ऐसे सोचना बहुत जरूरी है एग्जाम में। चलिए 2 वहां चला गया, एक बार डिटर्मिनेंट सॉल्व करना जानते हो आप, अब डिटर्मिनेंट भी नहीं आ रहा होगा, डिटर्मिनेंट नहीं आ रहा तो आप दूसरा वाला फॉर्मूला लगा लीजिएगा, वो दूसरा वाला हाफ x1 y2 माइनस y3। ठीक है, तो 2 उधर चला जाएगा, 3 माइनस 2 माइनस वाई माइनस 4 5 माइनस एक्स प्लस 1 5y प्लस 2x बराबर 20 हो जाएगा, ये मॉड के साथ। -6 माइनस 3y माइनस 10 सॉरी माइनस 20 प्लस 4x प्लस 5y प्लस 2x का मॉड बराबर 20। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6x प्लस 2y माइनस 26 का मॉड बराबर 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 13 बराबर 10। अब आप सॉल्व कर लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए बताइए कितना आ रहा है, जल्दी बताइए। फिर वही वाली बात है भैया, लंबा है तो उसको छोटा तो नहीं बना सकते ना हम। अब पता है यहां पर सोचते हो कि इसको भी छोटा बना दे, अरे भैया जब छोटा बनेगा नहीं, अब या तो छोटा क्वेश्चन करवाऊं मैं आपको और मैं कहूं कि देखो छोटा छोटा मैं करवा रहा हूं आपको, तो
थोड़ा समझदार बनिए, नहीं तो फिर आपको कोई भी दिक्कत होगी, समझ में नहीं आएगा कुछ। ठीक है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिएगा। एक बार ये देख लो सही इक्वेशन मेरी बनी है, कोई दिक्कत है? सही इक्वेशन बनी है? सही इक्वेशन बनी है? मुझे लग रहा है कुछ गलत ना बनी हो। सही बनी इक्वेशन? जल्दी बताओ, इक्वेशन सही है ये? इक्वेशन सही है तो इसको, और एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ लेकर उसके साथ आप सॉल्व कर लोगे, इसके साथ सॉल्व कर लोगे, 46 होगा। एक बार चेक कर लो इसे यार। इस इक्वेशन को देखकर इसको, इक्वेशन को बताओ क्या इक्वेशन सही है, कुछ गड़बड़ है इसमें? चलो मैं ही चेक कर लेता हूं यार, तुम लोग इतने लोग हो और फिर अभी तक चेक नहीं किए। पी ए बराबर पी बी है तो एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर का स्क्वायर बराबर एक्स माइनस फाइव का स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू, वाई प्लस टू का स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स। मतलब लगता है मुझे ही कैलकुलेशन करनी है एग्जाम में, खुद तुम लोग आलसी हो, ठीक है, खुद करते नहीं, मैं ही सारी कैलकुलेशन करूं, मुझे ही एग्जाम देना है। 4x ये वाली तो ठीक है, 12y माइनस फोर ये तो ठीक है, हाफ x1 y11 3 4 1 5 माइनस टू 1 xy1 20 हो जाएगा। 3 माइनस टू माइनस वाई माइनस फोर 5 माइनस एक्स प्लस 1 5y प्लस 2x माइनस 6 माइनस 3y माइनस 20 प्लस 4x प्लस 5 प्लस 2x 5y ये 2y हो गया, 6x हो गया, 20 से 26 हो गया। ठीक है लग रहा, ठीक है। थ्री एक्स प्लस वाई माइनस 13 बराबर 10 ले लेता हूं तो 3x प्लस वाई, मतलब ना कुछ इतने आलसी हैं कि ये भी सॉल्व करके दिखाओ, एक्स वाई भी सॉल्व नहीं कर सकते, पेपर कैसे दोगे जब ये सब भी सॉल्व करना नहीं चाहते, इतने आलसी हैं। सब टीचर कर दे, बैठे रहे हम, रट लें उसको बस, क्योंकि जब आप खुद नहीं करोगे एग्जाम में यहां पर, तो एग्जाम में कैसे करोगे? 10y बराबर कितना हो जाएगा 20, तो y बराबर 2 आ गया, y बराबर 2 आ गया, ठीक है। तो y बराबर 2 आ गया तो यहां कितना हो जाएगा 3x प्लस 2 बराबर 23, 3x बराबर 21 तो x बराबर 7 आ जाएगा। 7,2 7,2 आ रहा है, हाँ देखो 7,2 आ रहा है, एक 7,2 आएगा और दूसरा कैसे आएगा? दूसरा देखो क्या करोगे इसमें, एक तो 7,2 आएगा, दूसरा इसमें दो इक्वेशन बनेगी ना, एक बार ये प्लस के साथ बनेगी और दूसरी बनेगी जब इसे -10 लेंगे। एक बार तो मैंने +10 लिया है, एक बार क्योंकि ये मॉड लगा है ना तो -10 भी होगा। तो एक बार जब माइनस के साथ पहली वाली इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको दूसरा पॉइंट देखने को मिलेगा, ठीक है, एक दूसरा पॉइंट देखने को मिलेगा, तो दोनों कर लीजिएगा। ओके चलिए अब देखो ध्यान से, यदि ये कोई लाइन है और उस पर एक मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, मतलब एक लाइन लिखी हुई है, x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है। कैलकुलेशन खुद करा करो, मेरी बात मानो, यदि आप कैलकुलेशन खुद नहीं करोगे ज्यादा तो एग्जाम में
आपके हाथ नहीं चलेंगे, आप ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। यहां पर आपकी बस कोशिश रहनी चाहिए कॉन्सेप्ट समझने की। कैलकुलेशन आपको कोशिश करनी है, खुद करनी है, और एक बार घर पर जाकर भी इन सारे क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करना है। प्लीज मेहनत करो, नहीं करोगे तो नहीं होगा सिलेक्शन। जितने क्वेश्चन, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके क्वेश्चंस लगेंगे, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, आप एग्जाम में बहुत जल्दी सोच लोगे क्वेश्चंस को क्या करना है, आपके हाथ तेज चलेंगे, आपको लिखना कम पड़ेगा, आपके दिमाग में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये सब पेपर निकलवाते हैं, ये सब करोगे आपका पेपर निकल जाएगा। ठीक है, ये मेहनत करना सीखो। पता क्या होता है, मेरी कैलकुलेशन को मत देखा करो, ये आप खुद अपनी कॉपी में करा करो, क्योंकि यही चीज आपको एग्जाम में आपकी स्पीड को बढ़ाएगा कि आप खुद कितनी कैलकुलेशन करते हो। देखने से कुछ नहीं होगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए आप। ठीक है, तो देखिए ये एक जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है और ये आपकी एक लाइन है। मैं चाहता हूं इस पर पॉइंट कोई बताइए आप। तो आपको क्या करना है, y को जैसे t ले लिया आपने, y को क्या ले लिया t, या फिर x को ले लिया t। तो x t लिया तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -c - at अपॉन b। इसे बोलते हैं एक पैरामीट्रिक पॉइंट अज्यूम करना, एक पैरामीट्रिक पॉइंट अज्यूम करना। किसी भी लाइन पर यदि पैरामीट्रिक पॉइंट अज्यूम करना हो तो हम इसी तरीके से अज्यूम करेंगे। किसी भी वेरिएबल को, सर pa² का वर्ग क्यों हुआ समझ नहीं आया। मैंने वर्ग जबरदस्ती नहीं किया है बेटा। अरे यार छोड़ो यार, तुम दोनों साइड अंडर रूट था। सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, स्क्वायर करोगे ना दोनों साइड, नहीं करोगे, कैसे सॉल्व करोगे आगे, इसीलिए किया है, समझ गए होगे। कोई पैरामीट्रिक पॉइंट अज्यूम करना है तो आपको क्या करना है कि आपको किसी भी वेरिएबल को t ले लीजिए और दूसरा वेरिएबल निकाल लीजिए t के टर्म्स में। ठीक है, तो ये पैरामीट्रिक पॉइंट। ठीक है, चलिए याद रहेगा आगे। द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 5। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, 5 है, और दो वर्टिसेस क्या है, दो वर्टिसेस हैं 2,1 और 3,-2, ए बी और सी। और ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना दिया गया है बेटा, 5 के बराबर दिया गया। इसका एरिया कितना दिया गया है, 5 के बराबर। ठीक है, क्या हो जाएगा, 5 के बराबर। द थर्ड वर्टेक्स लाइज ऑन द लाइन। देखो तीसरा वर्टेक्स क्या है, इस लाइन के ऊपर है। तीसरा वर्टेक्स क्या है, इस लाइन के ऊपर है। तीसरा वर्टेक्स क्या है, इस लाइन के ऊपर है। तीसरा वर्टेक्स क्या है, इस लाइन के ऊपर है। तीसरा वर्टेक्स किस लाइन के ऊपर है, y = x+3। तीसरा जो वर्टेक्स है वो इसी रेखा के ऊपर है, ये वाला वर्टेक्स यहां पर। अब इसके करने के दो तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका ये है कि y = x+3, आपके पास एक इक्वेशन है। ठीक है, इस पॉइंट को xy मान सकते हैं, हम xy मान सकते हैं, इस पॉइंट को xy मान सकते हैं। और जब एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे तो उसमें xy में एक इक्वेशन मिलेगी कि नहीं, ये बताओ पहले। मैंने इस पॉइंट को xy मान लिया और देखो उस लाइन को सेटिस्फाई भी करेगा xy। अब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल 5 लगाते हो तो उससे जो आएगा वो xy में इक्वेशन आएगी ना, जैसे पीछे वाले में आया था कि जैसे मैंने xy पॉइंट माना था और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन था, तो जो आया था वो xy में एक इक्वेशन आई थी। तो सिंपल सी बात है, यहां से भी xy में एक इक्वेशन आएगी जब एरिया ऑफ ट्राइंगल 5 बनाएंगे तो। अब xy में एक इक्वेशन, एक पहले से ही तैयार है, एक बाद में, दो बाद में तैयार हो जाएंगी, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, xy का वैल्यू आ जाएगा। क्या ये पूरी बात आपको समझ में आई कि नहीं? क्योंकि जब तक ये पूरी बात समझ में नहीं आती है तब तक एग्जाम में, यही तो आपको एग्जाम में सोचना होता है, जब तक ये चीज सोचोगे नहीं
कभी भी क्वेश्चंस को अप्रोच नहीं करते हैं, क्योंकि बिना ऐसा सोचे अप्रोच करने लगे, हो सकता है आंसर ही नहीं आया उसका, आपने अप्रोच ही गलत हो आपका। तो पहले आपको उन क्वेश्चंस को करना होता है एग्जाम में जिनकी आपको पता हो, बिलीव हो कि यार वो आंसर मेरा दे ही देंगे। और क्योंकि आपको ये पता रहेगा कि बिलीव के आंसर देंगे, तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि यार इस क्वेश्चन की लेंथ कितनी बड़ी होनी है, ये लंबा कितना होना है। तो आपको पता है कि ये थोड़ा, जो आपके एग्जाम में जो पेपर आता है उसके अनुसार ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। मतलब मैं कहूं कि आपके एग्जाम में ये जो, इससे कम से कम 40-50 ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में होंगे जो इससे कम लेंथ के होंगे। तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि यार इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज्यादा है, ठीक है। लेकिन जब तक आएगा तब तो पता करोगे भाई, जब आपको क्वेश्चन आएगा तब तो पता करोगे कितना लंबा है, तब तो आप उसको स्किप कर पाओगे। जब आपको यह पता होगा कि यार इसमें क्या अप्रोच लगेगा, तब तो उसको आप करोगे या नहीं करोगे, या स्किप, मतलब स्किप करोगे। जब कुछ आता ही नहीं रहेगा तब तो फिर वही लड़ भिड़ के अपना समय बर्बाद कर दोगे आप, ठीक है। यही होता है जो पढ़कर नहीं जाते हैं बच्चे, ठीक है, उनके साथ क्या होता है, उन्हें यही नहीं पता चलता है कि उनको कौन से क्वेश्चन करने कौन से नहीं करने। वो किसी से भी भिड़ जाते हैं, वो रगड़ देता है और सारा समय वहीं चला जाता है उनका। तो ये बहुत जरूरी है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, एक पैरामेट्रिक पॉइंट अज्यूम करेंगे। हम क्या करेंगे, एक पैरामेट्रिक पॉइंट अज्यूम करेंगे इस लाइन पर। हमने क्या किया कि x बराबर मैंने ले लिया t, x बराबर क्या ले लिया t, तो y कितना हो जाएगा t+3, ठीक है। अब आपको ये पॉइंट मिल गया। अब आपको t की ही तो वैल्यू निकालनी है, कोई बात नहीं। आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा दो, हाफ डिटर्मिनेंट 2 1 1 3 -2 1 और t+3 1। देखो वैसे तो आपको यदि डिटर्मिनेंट आता है तो अब ये आसान है क्वेश्चन, t का मान आ जाएगा यहां से। नहीं आता है तो फिर आप हाफ x1 y2 -y3 वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। फिर आप ये लगाइए, इसको आप x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए, इसको x3 y3 मान लीजिए, और फिर आप मॉड ऑफ हाफ x1 y2 -y3 लगाइए, प्लस x2 y3 -y1 लगाइए, प्लस x3 y1 -y2 लगाइए। फिर आप ये लगा लीजिए, बराबर आप कर लीजिए यहां पर 5, यहां से भी आपका आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ये वाला कर लेता हूं, 2 इधर चला जाएगा 10, 2 के करस्पॉन्डिंग ओपन करेंगे। तो वैसे मैं प्रॉपर्टी भी लगा सकता, लेकिन छोड़ो, -2 -t -3, -1 के करस्पॉन्डिंग ओपन करेंगे 3 -t, +1 की करस्पॉन्डिंग ओपन करेंगे 3t +9 +2t मॉड बराबर 10। ये कितना हो जाएगा, -10 -2t -3 +t +5t +9 का मॉड बराबर 10। तो ये कितना हो जाएगा 6t 4t 4t और 13 4t -4 का मॉड बराबर 10। तो 4t -4 बराबर 10, तो t बराबर एक तो 7/2 आ जाएगा, 14/4 आ जाएगा, और एक आएगा 14 -4 बराबर -10। तो एक t आ जाएगा कितना, माइनस का 3/2 आ जाएगा, 7/2 और माइनस का 3/2। 13/2 नहीं आना चाहिए, 3/2 आना चाहिए ना। 13/2 सबका कैसे आ रहा है, -10 होगा ना बेटा, -10, तो एक तो +10 होगा, +10 होगा तो 14/4 होगा, तो 7/2 होगा, और 40 -4 जब -10 होगा, तो यार -3/2 आना चाहिए ना। बताओ,
ठीक है, तो एक t 7/2 आ गया, तो यहां पर कितना आ जाएगा 7/2 और 7/2 + 3, 7/2 + 3, एक तो ये आ जाएगा और दूसरा t आ जाएगा -3/2, -3/2 और -3/2 + 3। ठीक है, तो आ जाएगा 7/2 और 13/2 आ जाएगा और -3/2 और 3/2 आ जाएगा, -3/2 और 3/2। ठीक है, अच्छा ये तो नहीं सोच रहे हो कि अच्छा ये 2 पॉइंट कैसे आ गया बेटा, एक इधर हो सकता है ना, एक इधर हो सकता है, एक पॉइंट वो इधर होगा, एक पॉइंट इधर होगा, एक पॉइंट इधर होगा, और एरिया क्या होगा उसका 5 होगा, ये सेम एरिया के होंगे, तो ऐसा बना होगा, इसीलिए ऐसा हुआ। ठीक है, तो टेंशन मत लेना कि 2 पॉइंट कैसे आए। तो मैंने क्या किया है, सिंपल समझ में आ गया, मैंने एक पैरामीट्रिक पॉइंट अज्यूम कर लिया है, किस पर, इस लाइन पर एक पैरामीट्रिक पॉइंट अज्यूम कर लिया है, x बराबर t। तो मैं ये दोनों कोऑर्डिनेट t और t+3 आ गया, और एरिया ऑफ ट्राइंगल को मैंने 5 के बराबर कर दिया है, वहां से मैंने t की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, और t मिल गया मतलब 2 पॉइंट्स मिल गए। ओके, तो इस तरह से आप भी क्वेश्चंस को कर सकते हो, तो फिर आपको दो इक्वेशनों के झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा, आपका आसानी से ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कोलीनियर के बारे में, कोलीनियर पॉइंट्स के बारे में। संरेखीय बिंदु, कोलीनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? ठीक है, कोलीनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट क्या है, सी है। ठीक है, 3 or more than 3 पॉइंट, 3 or more than 3 पॉइंट lies on the same straight line, lies on the same straight line, lies on the same straight lines, 3 or more than 3 पॉइंट lies on the same straight line, 3 या 3 से ज्यादा बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हूं, एक ही रेखा पर स्थित हूं, तो उसे क्या बोलेंगे, कोलीनियर पॉइंट। ठीक है, 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलीनियर। भाई 2 पॉइंट को तो मिलाकर एक लाइन, हमें 2 पॉइंट तो हमेशा एक लाइन पर होंगे। 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलीनियर, दो बिंदु हमेशा क्या होते हैं, संरेखीय होते हैं। दो बिंदु क्या होते हैं, हमेशा संरेखीय होते हैं। आप दो बिंदु को तो मिलाकर एक रेखा तो हमेशा बना सकते हो, समझ रहे बात को, दो बिंदुओं को मिलाकर एक रेखा तो हमेशा बना सकते हो। 2 पॉइंट तो कहीं पर भी ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, वो पक्का है कि वो उस लाइन पर होंगे, पर तीसरा पॉइंट तो कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, एबीसी क्या है, कोलिनियर है। 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स यदि एक ही रेखा पर स्थित हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। अब मेरी बात सुनिएगा, इसको प्रूफ करने के कई तरीके होते हैं। ठीक है, इनके प्रूफ करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा, वो है स्लोप। स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, उसके बाद आप डिफिनेशन समझ गए कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है। तो कोलिनियर पॉइंट्स होता है 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स यदि एक ही रेखा पर स्थित है। 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स यदि एक ही रेखा पर स्थित है तो उसे बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब मैं आपको स्लोप बताऊंगा, उसके बाद मैं इसके टाइप्स बताऊंगा कि कैसे इसको प्रूव करते हैं। अब थोड़ा देख लीजिए स्लोप के बारे में, प्रवणता। ठीक है, स्लोप के बारे में
तो जैसे कोई एक लाइन है, ये लाइन है, वो एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है उसका tan ले लेंगे तो हमें स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए लाइन, एक थीटा क्या होता है, इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन, इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन मेक्स विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। धनात्मक एक्स एक्सिस से रेखा कितना कोण बनाती है, रेखा का कितना झुकाव है, कितना झुकाव है या कितना कोण बनाती है कहने का। उसमें यदि हम tan थीटा लगा देते हैं तो आ जाएगा स्लोप। उसमें यदि हम tan लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। ठीक है, ओके। यदि मैं कहूं कि थीटा यदि क्या है आपका 30 डिग्री है, मतलब जो लाइन है वो 30 डिग्री बना रही है एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो उस केस में जो स्लोप होगी वो tan 30 होगी। और tan 30 कितना होता है, 1/√3। ठीक है, यदि थीटा आपका 60 हो गया तो उस समय स्लोप कितनी हो जाएगी लाइन की, tan 60 हो जाएगी। और tan 60 क्या है, √3/2। सॉरी, tan 60 क्या है, √3। ओके ओके, तो अच्छा, ये बात समझ में आ गई कि tan थीटा क्या हो जाता है, स्लोप हो जाता है। मतलब कोई लाइन एक्स एक्सिस से कितना कोण बना रही है वो उसमें tan लगा देंगे तो आ जाएगा स्लोप ऑफ लाइन। अब 30 डिग्री का कोण बना रही है तो tan 30, और 60 डिग्री का बना रही है तो tan 60। और थीटा यदि 90 है तो उस समय लाइन कैसी दिखेगी, उस समय लाइन आपको ऐसी दिखेगी, ये। इस समय ये एक्स एक्सिस से कितना कोण बना रही है, तो इसका स्लोप हो जाएगा tan 90। और tan 90 मतलब अनडिफाइंड, tan 90 मतलब अनडिफाइंड, मतलब स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस दैट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड। ठीक है, वाई एक्स के समांतर रेखा की प्रवणता, वाई एक्स के समांतर या एक्स एक्स के लंबवत रेखा की जो प्रवणता होगी वो कितना हो जाएगी, अपरिभाषित। वो क्या हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। और यदि लाइन, ठीक है, अगला नोट लिख लीजिए, यहां पर एक ये नोट लिख लीजिए। अब यदि लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जैसे ये वाली लाइन है, तो इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि इस समय इसका जो थीटा होगा वो 0 डिग्री है। ठीक है, तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस दैट इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, उसकी जो स्लोप हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि इस समय थीटा क्या है, 0। बात समझ में आ रही है। ये दोनों बातें जो मैंने पीछे लिखी, और मतलब ये दोनों चीजें समझ में आई कि थीटा 90 होगा तो क्या होगा, थीटा 90 होगा तो खड़ी खड़ी ऐसी लाइन होगी, वो थीटा 90 बना रही होगी एक्स एक्सिस से, उस समय tan क्या हो जाएगा, tan 90 अनडिफाइंड हो जाएगा। और यदि लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यदि लाइन क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इस समय वो एक्स एक्सिस से कितना, 0 डिग्री का कोण बना रही है ना, तो उस समय क्या हो जाएगा, इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, tan 0 मतलब 0 हो जाएगी। कोई दिक्कत है, इतना बोलो जल्दी, फटाफट बोलिए जल्दी से।
ठीक है। अब ये बताइए कि थीटा यदि 90 डिग्री से कम है तो टेन थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, और थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है तो स्लोप के बारे में क्या ख्याल है। थीटा यदि 90 से क्या है, कम है, और थीटा 90 से ज्यादा है, उस केस में क्या होगा, स्लोप पॉजिटिव होगी। टेन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा। ठीक है, कल होगी बेटा प्रैक्टिस। कल मैं आपको टाइम कितने बजे बताऊं, 2 बजे से, क्या 2 बजे से कर दूं, लेकिन 3 बजे यार वो क्लास भी हो जाएगी सर की। अभी मैं आपको ना शेड्यूल लगवा दूंगा, ठीक है, कब से होगी प्रैक्टिस, ठीक है। कल प्रैक्टिस क्लास कब होगी ये शेड्यूल मैं आपको लगवा दूंगा, क्योंकि फिर 3 बजे से वो भी क्लास होगी। यार ये भी दिक्कत है, देखता हूं, मैं बताता हूं आपको। तो देखो, थीटा यदि 90 से कम है तो स्लोप आपकी पॉजिटिव होगी, और थीटा 90 से ज्यादा है तो टेन थीटा निगेटिव हो जाएगा। इस समय स्लोप क्या हो जाएगी, निगेटिव। ठीक है, इस समय ये जितनी भी लाइन आपको नजर आ रही है इनकी स्लोप क्या है, बताओ। इस समय ये जितनी भी लाइन नजर आ रही है इनकी स्लोप क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। इस समय जितनी भी लाइन है इनकी स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। और इस समय आपको जितनी भी ये लाइन नजर आ रही है इन सबकी स्लोप क्या है, नेगेटिव है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। का सुबह नहीं, कल क्लास है, नहीं कल इंग्लिश की क्लास नहीं है। और है बाकी क्या, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की भी नहीं होगी कल। पॉलिटी की है क्लास, जो 3 बजे क्लास होती है वो कल पता करता हूं मैं है कि नहीं है, फिर लगातार कर देंगे, नहीं तो फिर वो दिक्कत होगी बीच में बड़ी जल्द। चलिए चलिए, ये तो हो गया जब आपको थीटा गिवन होगा, ये तो हो गया जब थीटा गिवन होगा, जब आपको स्लोप गिवन होगी। जब आपको पॉइंट्स गिवन हो, जैसे कह दिया जाए कि यार ये 2 पॉइंट, ठीक है, ये ए पॉइंट है x1 y1 और ये बी पॉइंट है x2 y2, इन सब का डेरिवेशन भी होता है कि आप क्या करिए, ऐसे बनाइए, x1 y1 ऐसे बनाइए, ठीक है, एक x1 y1 है, फिर आपको ऐसे बनाइए, ये थीटा निकालना है, तो वो फॉर्मूला डिराइव होकर आ जाता है। पर हमें इतना जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधा याद कर लेते हैं कि हमारे पास ए और बी पॉइंट दिया गया, हमसे पूछा गया है कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी चाहिए, स्लोप ऑफ लाइन ए बी चाहिए, हमें ए बी रेखा की प्रवणता चाहिए, ए बी रेखा की प्रवणता, हमें क्या चाहिए, ए बी रेखा की प्रवणता। यदि हमें ए बी रेखा की प्रवणता चाहिए तो यह प्रवणता कैसे मिलेगी, फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आप चाहिए तो इसे y1 माइनस y2 और x1 माइनस x2 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप हो जाएगी ए बी की, ठीक है। कोई भी लाइन है, जैसे मान लीजिए कि 1,2 है और 3,4 है, ए बी है, स्लोप ऑफ ए बी चाहिए, मान लीजिए स्लोप ऑफ ए बी, तो आप क्या करेंगे, 4 - 2 अपॉन 3 - 1, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, स्लोप कितनी आ गई, 1 के बराबर। स्लोप कितनी आ गई, मतलब स्लोप आ गई, मतलब टेन थीटा आ गया 1, और टेन थीटा 1 आ गया तो थीटा बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री। तो ये क्या हो गया, इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन, मतलब स्लोप दिया हो तो हम थीटा निकाल सकते हैं, कहने का मतलब है भाई
पॉइंट दिया तो तुमने स्लोप निकाल लिया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और यदि स्लोप पता चल गया तो वहां से थीटा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जो स्लोप होगा वही तो आपका टेन थीटा के बराबर होता है। तो टेन थीटा 1 हो गया तो थीटा भी मिल जाएगा, हमें थीटा भी मिल जाएगा। ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा, थीटा भी मिल जाएगा। ओके, अब हम आ जाते हैं, मतलब हाँ, ठीक है, समझ में आ गया ना, कोई इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं सीखनी इसमें हमें। अब हम आ जाते हैं कि हम प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है और हमें प्रूफ करना है कि ये कोलिनियर है, तो कई तरीके हैं प्रूफ करने के। तो पहला मैं आपको बता देता हूं तरीका, फिर आप इसमें लगाइएगा। मैं यहां पर, ठीक है, आपको तरीके बता देता हूं। पहला तरीका ये है, जैसे मान लीजिए 3 पॉइंट्स है हमारे पास, ए बी और सी। अब देखिए, ए बी प्लस बी सी यदि सी ए के बराबर है, तब भी आप कह दोगे कि ए बी सी क्या है, कोलिनियर है। क्योंकि कहीं और होता तो ऐसा नहीं होगा, यदि वो लाइन पर नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। ठीक, ए बी प्लस बी सी क्या होगा, देखो ए बी प्लस बी सी यदि सी ए के बराबर है तो पक्का है कि वो एक स्ट्रेट लाइन में होगा। क्योंकि यदि वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, जैसे मान लीजिए ए यहां है, बी यहां है और सी यहां है, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि ए बी प्लस बी सी जो होगा वो सी ए के बराबर हो जाए, क्योंकि फिर वो ट्राइंगल बन जाएगा। यदि ये पॉइंट बी इस लाइन से हटकर कहीं और चला गया या सी, तो फिर वो ट्राइंगल बन जाएगा, और ट्राइंगल में दो साइड का सम हमेशा तीसरे से ज्यादा होता है, ये बात पक्की है। तो फिर ये नहीं होना, तो इस केस में ये भी इस समय क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। दूसरा, यदि ये कोलिनियर है तो स्लोप ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, जो ए बी की स्लोप होगी वही स्लोप किसकी होगी, बी सी की, और वही स्लोप क्या होगी, ए सी की, वही स्लोप क्या होगी, ए सी की। ये स्लोप बराबर होगी। ठीक है, ए बी की, बी सी की, सी ए की, क्योंकि लाइन तो एक ही है ना बेटा। अब एक लाइन पर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो उसमें से कोई भी 2 पॉइंट उठाएंगे, स्लोप तो वही आनी चाहिए, क्योंकि लाइन तो वही है। तो एक लाइन पर यदि इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो कोई भी 2 पॉइंट उठाएं तो स्लोप तो वही आनी चाहिए जो लाइन की स्लोप है। मान लीजिए एक लाइन की स्लोप 1 है, तो यार उस लाइन पर कोई भी पॉइंट उठाएंगे हम 2 और उसमें स्लोप का फॉर्मूला लगाएंगे तो स्लोप 1 ही आनी चाहिए। तो स्लोप क्या होगी, बराबर होगी। तीसरा, हम ये सोचते हैं कि यदि 3 पॉइंट्स हैं तो ट्राइंगल बन रहा होगा, लेकिन इस केस में तो ट्राइंगल नहीं बन रहा है। तो इस समय हम बोलेंगे कि 3 पॉइंट से जो एरिया, जो ट्राइंगल बन रहा होगा, इसका एरिया 0 होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। इसलिए जो हम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया का, वो एरिया निकल कर आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ट्राइंगल बन ही नहीं रहा। यदि लाइन में पॉइंट्स जो हैं वो एक ही लाइन पर हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो मतलब ट्राइंगल तो बना नहीं रहे हैं। इसका मतलब है कि जो 3 पॉइंट्स से जो ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है एरिया का, ट्राइंगल के एरिया का, वो निकल कर आना ही नहीं चाहिए कुछ भी। कुछ यदि कुछ निकल कर आ गया तब तो ट्राइंगल बन गया होगा, इसका मतलब है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा। और भी तरीका है, यदि एबीसी कोलिनियर है तो पक्का है कि बी डिवाइड्स एसी इन सम रेशियो, किसी न किसी रेशियो में तो डिवाइड कर रहा होगा। क्योंकि यदि या फिर बी डिवाइड्स एसी या फिर सी डिवाइड्स ए बी इन सम रेशियो, या फिर ए डिवाइड्स बी सी इन सेम रेशियो, चाहे इंटरनली हो चाहे एक्सटर्नली हो, पर किसी न किसी रेशियो में डिवाइड कर रहे होंगे। लेकिन क्योंकि जब पॉइंट अलग हो गया, जैसे मान लीजिए यहां पर ए पॉइंट है, यहां बी है और यहां पर सी है, तो अब ये बताओ इस केस में ये सी ए बी को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है क्या? नहीं है। जब तक वो इस लाइन के सीध में नहीं आएगा, चाहे वो यहां आए, चाहे वो यहां आए, चाहे वो यहां आए, इसी लाइन के सीध में आएगा, तभी आप बोल सकते हो कि वो डिवाइड कर रहा होगा रेशियो में। लेकिन वो यदि इस लाइन के बाहर है कहीं, तो फिर वो डिवाइड भी नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि यदि एबीसी कोलिनियर है तो फिर कोई ना कोई पॉइंट बाकी 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को किसी न किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है,
तो ये तरीका है, अब आप प्रूफ कर सकते हो। देखो आपके पास 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। ए पॉइंट क्या है 1,1। सबसे आसान तरीका होता है स्लोप वाला, ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला। बी कितना है 2,3 और सी कितना है 3,5। मैं ए बी की स्लोप निकाल लेता हूं। ए बी की स्लोप कितनी आएगी 3-1 और 2-1, कितना आ जाएगी 2। और स्लोप बीसी, बीसी की स्लोप निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 5-3 और 3-2, ये भी आ जाएगा 2। दोनों की स्लोप आ गई। देखो केवल 2 ही निकालना है, तीनों निकालने की जरूरत नहीं है। ए बी की स्लोप बीसी की स्लोप सेम आ गई, बस इतना बहुत है। ए बी की स्लोप बीसी की स्लोप सेम आ गई, दोनों की स्लोप सेम आ गई। स्लोप ऑफ ए बी, बस इतना बहुत है, तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बीसी, ये दोनों सेम आ गए, तो आप क्या बोल सकते हो, ये क्या है कोलिनियर है, संरेखीय बिंदु है। तो ये चारों चीजें समझ में आई आपको, चारों चीजें समझ में आई। बाकी आपको शेड्यूल लगा हुआ मिल जाएगा कि आपकी क्लास कब होगी कल, ठीक है। चलिए चलिए, आज की क्लास में इतना ही। अच्छे से आप इसे रिवाइज करिए। ओके, तो कल परसों अब इसको हम यहीं पर रोक देंगे, स्ट्रेट लाइन को। अब ये आपकी दिवाली के हॉलीडे के बाद ही शुरू करेंगे। 2 दिन हम 9 और 10 को हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे कम से कम वो 4 चैप्टर जो हैं वो कम से कम हमारे अच्छे हो जाएं, क्योंकि वो 4 चैप्टर से ही हमारे पास 15 से ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद।